हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रकृति गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान कलश। आई होप आपने मेरी इकोनॉमिक्स की प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 यूनिट 2 एक्सप्लेन की है। फिर जो मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके CUT में आने हैं, MCQ क्वेश्चंस, राइट। आई होप देखा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। ठीक, आज मैं आपको यूनिट 2 का आपके लास्ट पार्ट कराऊंगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका ये बचा था, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दिया मैंने, आपको डिमांड रिवाइज करा दिया। अब आज यूनिट 2 का बेटा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब पढ़ चुके हैं, पढ़ के ही तो यहाँ पर तक आए हैं ना। लेकिन हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको भी याद आए, हाँ मैंने पढ़ा था, मेरा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो गया। ठीक, चलिए लेट नहीं करते हैं, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। चलिए, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नाम से हमें पता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, हमने आपको डिमांड पढ़ाया था। डिमांड क्या होता है फिर से रिकॉल कराते हैं, जो हमारी एक पर्टिकुलर प्राइस पे हो, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हो, यही डिमांड होती है। जो कि पर्टिकुलर प्राइस पे हो, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हो, दैट इज डिमांड। अब अभी तक हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी डिमांड डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है? हमारी डिमांड कितने से चेंज हो रही है। अगेन आई मार्क माई वर्ड्स, हमारी डिमांड कितने से चेंज हो रही है, दैट डिग्री कितने से चेंज हो रही है और किस किस के थ्रू, क्या क्या फैक्टर्स के थ्रू चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हमारी डिमांड कितने से बेटा चेंज हो रही है, कब? इन रिस्पॉन्स टू अदर फैक्टर्स। उस अदर फैक्टर्स में हमारे प्राइस भी आते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आते हैं, हमारे हम लोग के रिलेटेड गुड्स भी आते हैं, राइट। तो हमारी डिमांड कितने से चेंज हो रही है, दैट विल टेल अस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, मीनिंग पढ़ते हैं एक बार। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demand of the commodity in response to change of its any of its factors। and मैंने पहले ही क्लियर किया था, फैक्टर्स को ही डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस 90% अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, वहां पर फैक्टर्स नहीं पूछता है, वहां पर वर्ड यूज होता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स, राइट। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डिमांड के टाइप्स होते हैं, इसी तरह इलास्टिसिटी के भी टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे इलास्टिसिटी 3 टाइप्स होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग ने बेटा हमारे कोर्स में, हमारे स्कूल टाइम में, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने भी स्कूल टाइम में यही पढ़ी है, लेकिन हमारी 2 और होती है, इनकम एंड क्रॉस। मैम अगर मान लीजिए, क्योंकि पेपर एग्जाम में तो आएगा, उस वहाँ पर वो नहीं देखता कि सीबीएसई ने पढ़ा था, सीबीएसई में था कि नहीं था। ठीक है, तो हमें आपको उस टाइम आप ब्लैंक ना हो, इसलिए मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, आप एट दैट टाइम ब्लैंक ना हो, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेटा? कितने से डिग्री हमारी चेंज हो रही है, कितने प्राइस से, कितने प्राइस से। मैंने इलास्टिसिटी की मीनिंग आपको क्या बताई थी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? किन किन फैक्टर्स से हमारी कितने से डिमांड चेंज हो रही है, किन किन फैक्टर्स से। मार्क माय वर्ड्स, किन किन फैक्टर्स से। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा सिर्फ एक फैक्टर होता है, दैट इज नोन एज प्राइस। हमारा कितने प्राइस से कितने से कितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब मैम व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड?
बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है? हमारे इनकम की वजह से, हमारी इनकम की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कितने से चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से नहीं, हमारी इनकम की वजह से हमारी जेब में कितना है, क्योंकि जितना हमारी जेब है, जितना हमारी इनकम है, उसके थ्रू हम लोग अपनी डिमांड रखते हैं। अगर हमारी इनकम 20,000 है तो हमारी डिमांड 20,000 के हिसाब से होगी। अगर हमारी इनकम 1,00,000 रुपए है तो हमारी डिमांड 1,00,000 के हिसाब से होगी। यस और नो? तो इस इनकम की वजह से हमारे डिमांड में कितने से क्या चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप क्लियर है। चलिए फिर आता है मैम लास्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैम व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? सुना ही नहीं कभी। देखिए अभी तक हमने प्राइस और इनकम की बात की आपसे, राइट? तो हमने बेटा सिर्फ एक कमोडिटी की बात की थी। मैंने कहीं ये वर्ड यूज़ किया क्या कि एक कमोडिटी एक है, एक हमारी एक है? ये तो बात नहीं की। तो क्रॉस में हमारी दो कमोडिटी इंक्लूड होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारी दो कमोडिटी इंक्लूड होती है। मतलब हमारे एक्स कमोडिटी की डिमांड में वाई के प्राइस से कितना चेंज आया, कितने से चेंज आया, दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। Again I am repeating, mark my words, quantity of X commodity and price of Y commodity. Cross बना? I think ये सबको cross visible हो रहा होगा. This cross is known as cross elasticity of demand. Clear है? अब हमने पढ़ा है कितने से चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं? तो फॉर्मूला भी होगा। अब देखिए चाहते हैं फॉर्मूले पे। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही पढ़ा है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत सी बुक्स में, चाहे संदीप गर हो, चाहे NCERT हो, चाहे VK हो रही हो, चाहे अदर कोई भी बुक हो, बहुत सी बुक में यहां पर माइनस साइन दिया होता है, फॉर्मूले में माइनस साइन गिवन होता है। अब बहुत से टीचर्स आपको कहते हैं यू शुड इग्नोर दिस माइनस साइन, आपको ये माइनस साइन इग्नोर करना है। बहुत से टीचर्स कहते हैं यू हैव टू सॉल्व दिस साइन, इससे हमारे आंसर में कभी चेंज नहीं आता है। अब बहुत से टीचर्स कहते हैं बेटा साइन इग्नोर करिए, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। They are not wrong. I am not saying I am here. मैं यहाँ पर कहीं नहीं रही हूँ कि वो टीचर गलत है या वो टीचर सही है, ठीक? लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ इग्नोर, आप किसी इंसान को इग्नोर करते हो, कोई रीज़न होता है उसके पीछे? यस और नो? होता है ना? तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस साइन इग्नोर करेंगे तो कोई रीज़न होना चाहिए। और अगर हमें माइनस वैल्यू दी है तो मैथ्स पढ़ के आए, हमने माइनस वैल्यू को सॉल्व करना सीखा है। यस और नो? अगर इग्नोर करना है उसके पीछे भी लॉजिकल कुछ तो रीज़न होना चाहिए, राइट? कुछ तो रीज़न होना चाहिए। बट अगर हमसे सॉल्व हो जा रहा है, हम लोग माइनस साइन की हमें नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करनी है, हम लोग पढ़ के आए हैं यहाँ तक, ठीक? अगर सॉल्व हो रहा है तो वाई वी शुड इग्नोर दैट साइन? क्या इग्नोर करना चाहिए हमें, राइट? तो बेटा बहुत से टीचर्स आपको बोलेंगे इग्नोर दैट साइन, ठीक? बहुत से टीचर्स कहेंगे दैट सॉल्व दिस साइन, ठीक? तो ना वो टीचर गलत है ना ये टीचर गलत है, ठीक है? चलिए अब ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हुई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, दिस इज वाई दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैम इनकम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं इन आर इकोनॉमिक्स, ठीक? इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला आपका सेम है, बट यहां पर बस हो जाएगा ऊपर क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला इनकम इलास्टिसिटी का भी सेम है, बट प्राइस की जगह क्या आ गया, इनकम। क्लियर है? अब मैम क्रॉस का क्या फॉर्मूला है? वेरी सिंपल,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ठीक, अब मैम देखिए क्रॉस का मतलब मैंने बताया इसमें गुड एक्स भी इन्वॉल्व है और गुड वाई भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ एक्स एंड वाई बोथ इट मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, जब प्राइस की बात है तो ईडी। क्लियर है? आई होप क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। अब बात आती है मैम इसके भी मेथड्स हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, पढ़ा हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस, राइट। अब हमारे कोर्स में मैंने आपको भी क्या बताया, सिर्फ प्राइस है। तो अगर इनकम और क्रॉस के क्वेश्चंस फंसेंगे, आई होप फॉर्मूला पता है, आप लोग कर लेंगे, इतना तो वीक नहीं है आप लोग। आई होप फॉर्मूला पता है तो सॉल्व तो सब कर लेंगे। लेकिन चलिए फिर भी जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी मेरी कोशिश रहेगी उसमें मैं एक दो क्वेश्चन इसका दे दूँ, ठीक है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, भले आए चाहे ना आए, आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आएगा तो आपको पता होगा ना, ये आपने कहाँ सीखा था, प्रकृति मैम से सीखा था, कौन से चैनल पे, ज्ञान कलश पे, राइट। तो मैं कोशिश रहेगी मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में एक दो रखूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। अब बात आती है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब पढ़ के आए हैं। इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, ठीक। That first method is known as percentage method. First method is known as percentage method. Second method is known as total expenditure method. ठीक, and last but not the least known as geometric method. ठीक, इन तीनों मेथड के एक दूसरे नाम भी हैं। ठीक, बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए परसेंटेज मेथड को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। परसेंटेज मेथड का अदर नेम भी है प्रोपोर्शनेट मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर का भी बेटा अदर नाम है टोटल आउटले मेथड, ठीक। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मेथड का भी दूसरा नाम है पॉइंट मेथड। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन इस नाम से इस नाम से इस नाम से आएगा, यू नो दैट these are the other names of these method. क्लियर? परसेंटेज को प्रोपोर्शनेट कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले कहते हैं, ज्योमेट्रिक को पॉइंट कहते हैं। क्लियर? फटाफट सॉल्व करते हैं। अब बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला वही है जो अभी तक हमने किया, मेथड सेम है बट बेटा दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। परसेंटेज मेथड अभी हमने फॉर्मूला बताया, परसेंटेज चेंज इन ईडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला यही है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड का ही फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब मैम डेल्टा वर्ड कहां से आ गया, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, द क्यूडी ऑफ अ कॉमोडिटी इज 2000 यूनिट। हमें एक कॉमोडिटी दी है जिसका हमें बताया है कि क्यू कितना है 2000, कितने पे, एट अ प्राइस ऑफ ₹50, कितने पे, 50 रुपए पे, कितने पे, 50 रुपए पे, ठीक। द क्यूडी फॉल्स टू 1800 यूनिट्स, हमारी क्यूडी गिर गई कितने पे, 1800 पे। मतलब पहले कितनी थी 2000, हमारी गिर गई 1800 से 1800 पे, मतलब कि न्यू कितनी हुई 1800। अगर ये घटी है इसका मतलब प्राइस बढ़ी होगी, डिमांड यही तो पढ़े हैं ना हम लोग। इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, यही पढ़ के आए हैं हम लोग। तो प्राइस हमें पता है कि प्राइस क्या होगी, कितनी है 55 रुपए। मतलब कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 2000, न्यू क्वांटिटी कितनी है 1800। ओरिजिनल प्राइस कितनी है 50, न्यू प्राइस कितनी है 55, ठीक। अब कितने से चेंज हुआ, कितने से, दैट इज नोन एज डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू मतलब कि चेंज इन क्यू, कितने से चेंज हुआ का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस
ओल्ड। ठीक, Q1 कितना है 1800। आई होप विजिबल होगा आप लोग का। इतना बड़ा ये इरेजर है, पूरा ही इरेज हो जाता है। Q1 माइनस Q, तो 1800 माइनस 2000 इज इक्वल टू माइनस 200। इतनी मैथ्स आती है ना। 55 माइनस 50, 5 रुपए। क्लियर है? आप देखिए यहां पर माइनस आया है। ठीक, अब मैम आपने फॉर्मूला क्या बताया है? यही बताया है। देखिए मैं माइनस साइन इग्नोर नहीं करूंगी, माइनस पहले से है। ठीक, डेल्टा क्यू कितना आया है माइनस 200, डेल्टा पी कितना आया है 5। ओरिजिनल प्राइस हमारी कितनी थी 50 रुपए, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 2000। 5 1 जा 5 1 जा, माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस, क्रॉस कैंसिल हो जाता है। 200 200 कैंसिल, तो जीरो मत लिख देना, ये गलती होती है एग्जाम में। तो 1 1, तो ED इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। द QD ऑफ अ कमोडिटी इज 100 यूनिट। हमें क्वेश्चन में Q दिया है 100 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ, एट अ प्राइस कितनी है 10। ठीक, द QD राइजेस टू 200 यूनिट। हमारी QD बढ़ गई है, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई है 200। अगर QD बढ़ी है इसका मतलब प्राइस हमारी डिक्रीज होगी, यस और नो? तो देखते हैं कितने से प्राइस बढ़ी, कम हुई। प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट। यस और नो? यही क्वेश्चन कह रहा है। फटाफट चेंज निकालते हैं। Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2। यस और नो? फटाफट मैम फॉर्मूले पुट करें। बिल्कुल करते हैं बेटा। ठीक, माइनस इग्नोर नहीं किया मैंने कि चेंज इन Q आया है 100। अब देखिए चेंज भी -2 आया है। ठीक, ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 और ओरिजिनल Q कितना है 100। सॉल्व करें। देखो 100 100 तो कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो ED कितनी आ गई। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं होगा तो बेटा फिर से पूछिएगा। ठीक, अब चलिए मैम आपने पिछला क्वेश्चन ही प्रोपोर्शनेट से बताया, आपने ये क्वेश्चन ही प्रोपोर्शनेट से बताया। क्या हम लोग ये क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है। हालांकि MCQ है, स्पेसिफाई करेगा नहीं, वो तो सिंपल पूछेगा इसका ED क्या होगा अगर ये है तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी भी कुछ भी फंस सकता है। जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी फंसता है। तो एक हम लोग चलिए यही वाला क्वेश्चन बेटा एक परसेंटेज से करते हैं। ठीक है, तो मैम अभी आपने परसेंटेज का हमें फॉर्मूला बताया था, माइनस परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही बताया था। अब बेटा निकलेगा यही, इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस हम ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल के फॉर्मूले से हमें क्या मतलब। ठीक, अब अभी तक हमने ये निकाला है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना परसेंटेज। ठीक, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फटाफट देखते हैं, Q कितना था 100, ओरिजिनल कितना था 100 इंटू 100, यही था। अब प्राइस वाला ओरिजिनल चेंज प्राइस कितनी थी 2, ठीक, अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 10 इंटू 100, यही है, यही है कि नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100, ये क्या आया है परसेंटेज QD, यही आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए कितना आया 20 आया, आया है ना। अब मैम चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कुछ नहीं करना बेटा, इसी फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए माइनस पहले से गिवन है, हम माइनस में हेरफेर नहीं कर रहे हैं, ठीक। QD कितना आया है 100% अपॉन प्राइस कितना था, प्राइस माइनस में था तो -20%, यस और नो, ठीक। परसेंटेज कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, योर आंसर विल बी 5। तो बेटा यही क्वेश्चन हमने प्रोपोर्शनेट से किया तब भी हमें 5 मिला, परसेंटेज से किया तब भी हमें 5 मिला। इट मीन्स हमारे आंसर में चेंज नहीं आएगा, मेथड से चेंज आएगा, आंसर तो वही है जो है, ठीक। अब बहुत से टीचर्स कहते हैं जो कि माइनस साइन हमें इग्नोर करना चाहिए, बहुत से टीचर्स कहते हैं ना, तो बेटा इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अभी क्या क्वेश्चन मैंने कराया कि आपको QD दिया हुआ है, ओरिजिनल क्वांटिटी दी है, न्यू क्वांटिटी दी है, ओरिजिनल प्राइस दी है, न्यू प्राइस दी है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको पहले से ED दी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पहले से गिवन है, आपको न्यू प्राइस निकालना है या न्यू क्वांटिटी निकालना है या चेंज इन प्राइस निकालना है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है। उस केस में हम लोग फॉर्मूले का माइनस साइन नहीं लिखते हैं, उस केस में हम लोग फॉर्मूले का माइनस साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके भी इसीलिए मैंने बोला ऐसे कंडीशंस हैं, ठीक। क्लियर है, आई होप ये मेथड क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए एक्सपेंडिचर के पहले हम लोग डिग्रीज की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपके पहले ही बताया मीनिंग में कि कितने डिग्री से हमारे कितने में कितने डिमांड प्राइस में चेंज आ रहा है, यही बताया था मैंने आपको, राइट। तो बेटा हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टोटल 5 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है 5। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक, यूनिटरी। मैम याद ही नहीं हुआ, बहुत आसान है, इलास्टिक कपड़े वाली नहीं, ठीक। इलास्टिक और इनइलास्टिक ये तो याद हो जाएगा, ठीक। फिर आती है यूनिटरी। यूनिटरी मैथ्स पढ़ के आए, यूनिट फ्रैक्शन 1, ठीक, यूनिटरी। एंड जो हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक पढ़ा उसी के आगे आपको परफेक्टली वर्ड ऐड करना है, तो याद हो जाएगा इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी, ये 5 डिग्री होती है, ठीक। अब मैम ये सब होती क्या है, हमें तो एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा। सबसे पहले सबसे आसान बताती हूँ, सबसे आसान, हमारे जितने से प्राइस चेंज, जितने से हमारी प्राइस चेंज हो रही है, अगर उतने से ही हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। मतलब कि अगर मान लो आपकी प्राइस 5 से डिक्रीज हो रही है, आपकी प्राइस 5 से डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड 5 से ही इंक्रीज होनी चाहिए। दोनों बराबर हुआ, दैट इज नोन एज यूनिटरी। अगर दोनों चीजें बराबर पे हैं, दैट डिग्री इज नोन एज यूनिटरी, मीन्स ED इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल टू 1, याद हो जाएगा, ठीक। इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जिससे कि, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स तो बिना ग्राफ के है ही नहीं, माइक्रो आपका पूरा ही ग्राफ है, ठीक। अब देखिए ये हमारी ओरिजिनल था, जितने से हमने प्राइस को डिक्रीज़ किया, ठीक है, जितने से हम लोग ने प्राइस को डिक्रीज़ किया उतने से ही हम लोग डिमांड को बढ़ाएंगे। मतलब कि ये और ये बराबर होना चाहिए, दैट इज नोन एज ED इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। अब मैम अब बात आती है व्हाट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। सबसे आसान तरीका बताती हूँ, यूनिटरी 1 बताया मैंने, जब हमारी
डिमांड एक से ज़्यादा होगी। जब हमारी डिमांड एक से ज़्यादा होगी तो दैट इज़ नोन एज इलास्टिक। ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब कि मैम एक से ज़्यादा कैसे, एक से ज़्यादा कैसे? मान लीजिए ग्राफ के थ्रू क्लियर करेंगे तो कौन सा वाक़या ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा? देखिए ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक। जब हमारा प्राइस कम से चेंज हो रहा है और डिमांड ज़्यादा से चेंज हो रही है, P1 और Q1, देखिए प्राइस हमारा बेटा कम से चेंज हो रहा है, डिमांड ज़्यादा से हो रही है, मतलब कि समहाउ हमारा जो डिमांड का कर्व बनेगा लेटा लेटा बनेगा, लेटा लेटा बनेगा। ED इज इक्वल टू इलास्टिक। इलास्टिक को हम लोग 1 से ज़्यादा लिखते हैं, 1 से ज़्यादा है ना ED, मतलब कि लेटा हुआ जो फ्लैट बनता है कर्व थोड़ा सा लेट के, दैट इज नोन एज ED। मतलब कि प्राइस में कम से चेंज हो और डिमांड ज़्यादा से चेंज हो, दैट इज नोन एज इलास्टिक। अब इसी का अपोजिट है इलास्टिक, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा से चेंज हो और डिमांड कम से चेंज हो, दैट इज नोन एज इनइलास्टिक। मतलब कि 1 से कम, 1 है तो यूनिटरी, 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिक, 1 से कम है तो इनइलास्टिक। फटाफट एक ग्राफ भी देखते हैं, ग्राफ मिटाना ना पड़े हमको, चलिए ज़रूरत पड़ेगी तो बेटा मिटाएंगे भी। चलिए ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक। अभी हमने क्या बताया, प्राइस बहुत से चेंज हो रही है, डिमांड हमारी कम से चेंज हो रही है, ठीक। तो समहाउ ये खड़ा खड़ा कुछ बनेगा, आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। समझ आया? 1 है तो यूनिटरी, 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिक, 1 से कम है तो इनइलास्टिक। आई होप क्लियर है। तब मैम परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक क्या है? परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक क्या है? ये ना, चलिए देखिए ये थोड़ा खड़ा खड़ा बना, ये लेटा बना, ये प्रॉपर बना यूनिटरी। अब बात आती है मैम परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक क्या है? आप देखिए, मैंने अगर किसी ने डिमांड मेरा पढ़ा होगा या लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, जब हमारा प्राइस चाहे कम हो, चाहे डिक्रीज़ हो, चाहे इंक्रीज़ हो, हमारी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें परचेज़ उतना ही करना है, हमें जितना लेना है, हमें पैसे से मतलब ही नहीं। जब हमारी डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करती, कब? चाहे प्राइस डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो, दैट इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मैम, देन हाउ विल शो वी, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिमांड में कर्व में? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओरिजिनल प्राइस P1 P2 मीन्स प्राइस चाहे घटे चाहे बढ़े, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, हमारी डिमांड उतनी ही है जितनी हमें लेनी है, हमारी डिमांड कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिमांड चैप्टर में दिया था नमक, क्या 1 लाख है तो क्या सब्जी में नमक आप 4 चम्मच डालते हैं क्या? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इसका सीधा एग्जाम्पल होता है सॉल्ट एंड शुगर। अब इसी का अपोजिट होता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल फेस्टिव टाइम्स, ओकेजन्स टाइम आपकी सेल्स लगती है, राइट, जिससे फुटवेयर या फिर क्लोथ का होता है 200 रुपये होता है,
तो जब 200 तो आप बहुत खुश होते हैं, अरे यार फिर फ़ोन करते हैं, अरे यार इधर आ जाओ, इधर ना सेल लगी है, चलो सब परचेजिंग करने चलते हैं। उसने बुलाया, अब यहाँ पर 200 का हो सकता हो माल ख़त्म हो गया हो, या फिर शॉपकीपर ने दिमाग लगाया हो तो बहुत सारे लोग आ गए, चलो इसका 200 से 250 प्राइस कर देते हैं। ठीक, तो उन्होंने जब लोग आए, वे 200 भैया आपने तो 200 सेल लगाई थी। नहीं 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 सर, ये 250 का है। ठीक, तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे माइंड सेट है कि सेल्स में हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, एक्सप्लेन क्या करना चाह रही हूँ, मीन्स जब कस्टमर एक प्राइस पे खरीदने के लिए एग्री होता है कि वो 200 की वो 100 कुर्ती भी ले सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्राइस 250 या 300 हुई, वो कस्टमर एक भी नहीं खरीदेगा। अरे यार इतना ही परचेज कर, इतना ही पे करना है, वहीं और से ना ले ले, हमें तो ये डिफेक्टिव माल भी अलग कुछ फॉल्ट होगा तभी सेल में कर रहा है। माइंड में ये आता है। मीन्स जब कस्टमर एक प्राइस पे सब कुछ लेने के लिए परचेज का एग्री होता है, एक प्राइस पे हमेशा सब कुछ लेने के लिए एग्री होता है, बट जैसे ही प्राइस हल्की सी बढ़ गई, ज़्यादा नहीं बढ़ी कपड़े के हिसाब से, जूते के हिसाब से, लेकिन हल्की सी बढ़ गई, तब कस्टमर कुछ नहीं खरीदता। समझ आया मैम? इसका ग्राफ क्या बनेगा? जगह है, चलिए यही वाला मिटा देते हैं। देखिए ये प्राइस है, देखिए प्राइस थी, क्वांटिटी उसने कम भी लिया ज़्यादा भी लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पर P1 हो गई, कोई डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है ना। दैट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब कि लेटा हुआ आर्ट। समझ आया? इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं, व्हेन कस्टमर इज विलिंग टू परचेज ऑल एट पर्टिकुलर प्राइस बट नथिंग एट ऑल एट स्लाइटली हायर प्राइस। हल्की सी बढ़ी तो कस्टमर कुछ नहीं खरीदा। समझ आया? क्लियर है? आई होप यहाँ पर डिग्रीज में कंफ्यूजन नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैम ये क्या होता है? सिंपल है, हम लोग को तो ये डेली का वर्ड है। मम्मी क्या बोली है? 100 रुपये लो, इतना सामान ले आओ, तो जितनी क्वांटिटी हो इतना प्राइस हुआ, मल्टीप्लाई करके आपने बिल पे किया, दैट इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर। मीन्स पढ़ क्या आए हैं हम लोग? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, अब फर्क क्या है मैम? अभी तक बेटा प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम लोग फोकस किस पे था हमारा? प्राइस एंड डिमांड पे। प्राइस एंड डिमांड पे फोकस था, यस और नो? जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड की बात करते हैं तो हमारा जो डिमांड चेंज होता है, मींस तो हम लोग का फोकस प्राइस और TE में होता है, कि मतलब प्राइस घट रही है तो TE पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो TE पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज कर रही है, TE पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। क्वांटिटी की यहाँ बात नहीं आती, निकालते तो हम लोग क्वांटिटी के थ्रू है, लेकिन देखते किसको है? प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि कुछ भी चेंज आता है तो हम लोग इस पर फोकस किस पे करते हैं? इट शोज अ रिलेशन ऑफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने कितनी डिग्री पढ़ी? 5 पढ़ी, यस और नो? लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग को सिर्फ 3 डिग्री पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 3, इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी। ठीक, अब इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए, इलास्टिक में क्या होता है? देखो प्राइस को क्यों दिया है, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे TE निकालना। सबसे पहले T निकालेंगे। 6 8 जा 48, 5 11 जा, एक मिनट, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है।
6 8 ज़ा 48 और यहाँ पर बेटा 7 होगा 35। ठीक, अब देखिए प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही तो क्या हमारी, ये फिर चालू हो गया, अभी तक सही चल रहा था। तो देखो हमारी टीई, एक मिनट, 6 8 ज़ा 48, 5 11 ज़ा 55। ठीक है, सही था। चलिए कहाँ कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए प्राइस घट रही है तो क्या टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो। इट मीन्स जब प्राइस डिक्रीज कर रही है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। सही बात है, हम लोग कम सामान लेंगे, घट रहा है तो जाकर वो ज़्यादा ही तो लेंगे, खर्चा ज़्यादा ही होगा, है ना। तो मतलब इलास्टिक मोर देन वन, मतलब कि इन मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इलास्टिक price and total expenditure are inversely related to each other. Inversely related to each other. Now inversely related means when price decreases total expenditure increases, and when price increases total expenditure decreases. It shows a inverse relationship. एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। समझ आया? क्लियर? किस केस की बात थी यहाँ पर? इलास्टिक। अब बात आती है मैम इलास्टिक, फटाफट चलिए पहले वो निकालते हैं हम लोग। 6 9 ज़ा 54, 5 10 ज़ा 50। आप ध्यान दीजिए प्राइस घट रहा है इलास्टिक के केस में, टीई भी हमारा घट रहा है, हमारा टीई भी घट रहा है। मीन्स इन मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इनइलास्टिक, in case of inelastic, in case of inelastic, price and total expenditure are directly related to each other. Means if price decreases total expenditure also decreases, price increases total expenditure also increases, shows a direct relationship. ठीक, लास्ट केस देखते हैं हम यूनिटरी। 6 10 ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60। अब देखिए प्राइस घट रहा है लेकिन हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि प्राइस घटे चाहे बढ़े हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। ये कौन सा केस है? यूनिटरी। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब मैम मेथड कराया तो क्वेश्चन भी करा लीजिए। बिल्कुल कराते हैं बेटा। चलिए, द क्यूडी ऑफ अ कमोडिटी इज 5000 यूनिट। अब देखिए हमें क्यू दिया है 5000, थोड़ा सा फोकस करेंगे बेटा। एट अ प्राइस ऑफ 20, हमें प्राइस दिया है 20 रुपए। ठीक, द क्यूडी डिमांड राइजेस बाय 2000 यूनिट्स। हाँ बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर कहूंगी फोकस करिए कि एग्जाम में क्वेश्चन में बाय टू फ्रॉम ये बहुत कंफ्यूज करता है। समझ आया? तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब राइजेस बाय 2000 यूनिट मतलब कि पहले कितनी थी 5000, हमारी 2000 से क्वांटिटी बढ़ गई है, 2000 से बढ़ी है, 2000 तक नहीं हुई है, 2000 से बढ़ी है। तो मतलब कि न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई? 5000 प्लस 2000 7000। अब बढ़ी है तो मतलब प्राइस घटी होगी। देखिए प्राइस, ये फॉल्स, यहाँ पर ये वाला फॉल्स है, फॉल्स टू ₹19। देखो अब यहाँ पर 2 है, ₹19। ठीक, फटाफट ध्यान देते हैं। ये लिख दिया। अब करना कैसे है देखिए, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। ठीक, पहले प्राइस कितनी थी 20 रुपए, फिर कितनी हुई 19। क्वांटिटी पहले कितनी थी 5000, अब कितनी है 7000। फटाफट निकालेंगे। 5000 इंटू 20 1 लाख, 7000 इंटू 19 1,33,000। देखो प्राइस घट रही है लेकिन हमारी टी बढ़ रही है, मतलब कि दोनों के बीच में क्या है, क्या हुआ, किसका केस है? ये इलास्टिक का केस है।
यही पढ़ के आए हैं ना, जिसपे इनवर्स रिलेशन होता है, दैट केस इज नोन एज इलास्टिक। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब बात आती है लास्ट मेथड, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। बहुत आसान मेथड है, हमें नाम से लगता है बहुत डिफिकल्ट है यार, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमें तब भी लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे भी अपने स्कूल टाइम में ये मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता था। लेकिन ये बहुत आसान मेथड है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, बस हमें समझना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैम कैसे? अब देखो, इसको हम ना सीधा ग्राफ के थ्रू बताते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बेटा ग्राफ ही महत्वपूर्ण है। तो अगर डायरेक्ट उससे समझेंगे तो एकदम क्लियर होगा। आप देखिए, ठीक, प्राइस है QD। अब मैंने अभी बताया जब इक्वल होता है, मतलब जितने से प्राइस बढ़ रही है उतने से प्राइस क्वांटिटी घट रही है। तो देखो ये ED इज इक्वल टू 1, पहले ऐसे याद करो, समझाएंगे अभी हम। ठीक है, ED इज इक्वल टू 1, हम नाम दे देते हैं इसको AB। ठीक, इसको हमने दे दिया R। ठीक, अब ED इज इक्वल टू 0, ये 0 पे है ना, ऊपर से कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब 1 से ज़्यादा है इलास्टिक, 1 से कम है तो इन इलास्टिक, मीन्स दिस पॉइंट P, दिस पॉइंट P हो गया, और S ले लेते हैं। मैम निकालेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है, एक करके दिखाती हूँ मैं। चलिए इसी को करते हैं। एट पॉइंट A फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। पॉइंट A पे देखो, लोअर सेगमेंट क्या है? AB अपॉन कुछ है अपर सेगमेंट 0। जब ना नीचे 0 होता है तो ये हमारी ED क्या होती है? इनफिनाइट। क्लियर? फिर पॉइंट B की बात करते हैं। लोअर B पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है? 0, और अपर सेगमेंट जब ऊपर 0 होगा तो ED इज इक्वल टू 0। ठीक, निकालते कैसे वही हम बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद पॉइंट P की बात करते हैं। अब देखिए P पे बात आती है, लोअर सेगमेंट कौन है? PB। ठीक, अपर सेगमेंट PA। ये ज़्यादा है, ये कम है, ये सोनो। क्लियर? फिर अब S की बात करते हैं। S के लिए लोअर सेगमेंट क्या? SB, देखो कम का है, और ऊपर AS, तो इसका मतलब ठीक, पॉइंट RB AR बराबर है, दैट इज नोन एज यूनिटरी। कहा था ना आसान है। ज्योमेट्री के बेटा 2 केस होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक, लीनियर में हमारे 5 डिग्री पांचों आती हैं, इन्फिनाइट, 0, 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। इसी का एक और केस होता है नॉन लीनियर। क्या होता है? नॉन लीनियर। अब मैम नॉन लीनियर का क्या सीन है बेटा? नॉन लीनियर में हम लोग की सिर्फ 3 डिग्री आती है, याद कर लीजिए, इन्फिनाइट, 0 और 1। ठीक, जब हमारा यहाँ पर टेंजेंट ये पॉइंट हमारा ED इज इक्वल टू 1 होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और फॉर्मूला क्योंकि यही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्लियर? लीनियर और नॉन लीनियर इसके 2 केस होते हैं। नॉन लीनियर हमारे 5 डिग्रीज आती है, प्रेजेंट होती है, बट नॉन लीनियर में तो 3 ही होती हैं, इन्फिनाइट, 0 और 1, जिसमें इन केस ऑफ टैंजेंट आ जाता है। क्लियर है? पक्का? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब बेटा डिमांड के फैक्टर्स हैं तो ईडी के भी फैक्टर्स होंगे। डिमांड के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी डिमांड अप डाउन होती है। इसी तरह हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फैक्टर्स होंगे जिसके कारण हमारी ईडी अप डाउन होती है। अब मैम इसमें भी क्या डिक्रीज इंक्रीज वर्ड यूज़ करते हैं? नहीं, इसमें हम लोग इलास्टिक, इन इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं। कर पाएंगे तो इलास्टिक, नहीं कर पाएंगे तो इन इलास्टिक। समझ आया? फटाफट देखते हैं फैक्टर्स। पहला, नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो हम लोग की ज़रूरत है उसको तो लेंगे ही ना, कम में भी इलास्टिक लेना है ही। लग्जरी भी हमारी इच्छा है, लेना है कि नहीं, ठीक है। नेसेसिटी, जो हम लोग ज़रूरत है, इन इलास्टिक, कंफर्ट हम लोग ले सकते हैं, जितना हमें लग रहा है नीड हम लोग लेंगे। लेस इलास्टिक, हमारी इच्छा है AC LCD सब कुछ होना चाहिए, OnePlus होना चाहिए, iPhone होना चाहिए, तो डिमांड बढ़ेगी। तुम जितनी डिमांड रख लो, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक। क्लियर? नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे पतंजलि मैगी नहीं पसंद, अगर मुझे उसकी जगह नेस्ले मिल रही है तो मैं वो लूँगी, तो डिमांड बढ़ेगी उसकी। मेरी मर्जी में चाहे जितना ले, अगर गुड सब्स्टिट्यूट हमारे लिए अवेलेबल होगा, डिमांड विल बी इलास्टिक। अगर अवेलेबल नहीं होगा, इन इलास्टिक। क्लियर? चलिए, अगर हम लोग डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर हम लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, अभी हमने नया फ़ोन लिया था, लेकिन अभी ओप्पो का फ्लिप फ़ोन आया नया सा, हमें लेना है, लेकिन ठीक है यार, अभी तो हमने नया लिया है, हम लोग क्या सोचेंगे, ठीक है चलो कुछ टाइम बाद हम लोग ले लेंगे। पोस्टपोन किया हम लोग ने, तो पोस्टपोन किया तो मतलब जब पैसा होगा तभी तो लेंगे। जब पैसा हमारे पास होगा तभी तो हम लोग लेंगे। येस और नो? तो हमारी डिमांड क्या होगी? राज, जितना लेना है लो, जितना खर्च करना है करो। येस और नो? तो हमारी जब हम लोग डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं तो हमारी डिमांड इलास्टिक होती है, और पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो इलास्टिक। इमरजेंसी है, फ़ोन टूट गया, हम लोग उस वक्त नहीं देखेंगे, नहीं यार मैं सोचा था मैं नया फ़ोन ओप्पो फ्लिप लूँगी। अगर ऑन द स्पॉट टूट गया तब हम नोकिया सैमसंग भी लेंगे, क्योंकि ज़रूरत है वो आपकी इस वक्त। तक हम खर्च करें कि कम में भी काम होगा। ठीक, नेक्स्ट, प्राइस लेवल। जब हमारी प्राइस बेटा बहुत कम होती है, और बहुत कम होती तो लेना है, बहुत हाई है तब भी हमें लेना है, कुछ जो ज़रूरत होगी वो हम लोग लेंगे, मजबूरी। तो जब बहुत कम प्राइस होती है, जब बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, तो हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है। और जब नॉर्मल हाई है, हमें तो इतना ले, इतना तो प्राइस का चलता है, इतना है, नॉर्मल हाई है तो डैट इज़ नोन है, हमें लेना है, तुम्हारी मर्जी है, डैट इज़ इलास्टिक। समझ आया? इसी तरह बात आती है पोर्शन ऑफ इनकम। जब हमारी जेब में कम पैसा है तो हम लोग ये भी ख्वाब देखेंगे, AC लेना है, LCD लेना है, OnePlus लेना है, ऐसा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। मतलब ये कम इनकम है तो कम खर्च करेंगे, कम होगा, डिमांड हमारी थोड़ी कम होगी, तो कम पोर्शन ऑफ स्मॉल इनकम होगी, इलास्टिक। लार्ज है, जितना चाहे लो, इलास्टिक। क्लियर? टाइम पीरियड, लास्ट फैक्टर। अब बेटा अभी जहाँ टाइम पीरियड में दो आते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। आई थिंक सबने ये पढ़ के आए हैं वर्ड्स, पहली बार आपने सुना नहीं होगा, चलिए हम फिर ही बता दे रहे हैं हिंट के तौर पे। शॉर्ट रन को हम लोग रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं, लॉन्ग रन को हम लोग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। याद आया? हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था। अब मैम ये सब होते क्या है बेटा? शॉर्ट रन अभी स्टार्ट किया है ना, स्टार्टअप है, तो अभी आपकी गली में कोई नया, आपके एरिया में कोई नई दुकान खुली है, तो यहाँ पर वहाँ एकदम ट्रस्टवर्दी जाकर पूरे महीने की शॉपिंग करोगे, क्योंकि नया कस्टमर, नया शॉपकीपर है, आपको इतना डिस्काउंट तो देगा नहीं देगा ना, तो हमारी डिमांड वहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो गया। अरे ठीक है, काम चलो टेस्ट करना है कैसा क्या है, जो हम लोग लेकर आते हैं। तो उस वक्त हमारा क्या होगा? उस वक्त हमारा बेटा क्या होगा? उस वक्त हमारा क्या होगा? डिमांड कम होगी, तो मतलब कोई नया शॉर्ट रन है, इन इलास्टिक, और हमारा लॉन्ग रन काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, बिल्कुल हमारी जान पहचान है, इससे कम भी करेगा, डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। समझ आया? तो बेटा जी यहाँ पर आपकी माइक्रो समाप्त होती है। जितना यूनिट आता है, कब क्वेश्चन तो बेटा आपके फॉर्म से मार्केट से भी आता है, लेकिन बहुत इक्का दुक्का। मेन हमारा फोकस ये 2 यूनिट पे होता है, CUT का मेन फोकस ये 2 यूनिट्स पे होता है। कभी कभी सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डिटर्मिनेशन, सिर्फ क्वेश्चन फंसते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि CUT को पता है बच्चा 11-12 पढ़ के ही आया है, लेकिन फोकस इस पे ज़्यादा होता है।
समझ आया? तो यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगी मैं, ठीक, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, क्योंकि आने सिर्फ 35 हैं। आने 45 है, करने से 35 हैं, और पहले ही लेक्चर मैंने 40 करा दिए। इसका मतलब वो थोड़ी 40 पूरे आएंगे, क्योंकि माइक्रो से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मैक्रो से आएंगे, कुछ हमारे इंडियन से आएंगे। तो हमें तो पता है नहीं किससे क्या क्या आएगा, कितना परसेंटेज। पढ़ना तो हमें पूरा है, यस और नो। तो यहाँ पर बेटा आपकी माइक्रो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आपका रिवीजन होगा और आपको कोई डाउट होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक के वीडियोस में, यहाँ तक के पढ़ाने के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है, मे आई नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब कि आप कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अब मैं जैसे ही देखूंगी आई विल रिप्लाई। और मुझे अगर लगेगा कमेंट के थ्रू रिप्लाई करने से आपका डाउट क्लियर हो जाता है, आई विल क्लियर एट दैट टाइम ओनली। बट इन केस इफ आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आऊँगी लेक्चर आपको लेकर न्यू टॉपिक के साथ, मैं पहले आपका वो टॉपिक क्लियर करूँगी। क्लियर करने का तब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है, जिससे कि शिकायत आपको ना हो, क्योंकि बेटा हम कर आप ही के लिए रहे हैं। अगर आप ही संतुष्ट नहीं होंगे तो मेरा यहाँ खड़े होना बेकार है, राइट? यस और नो? तो रेगुलर पढ़िए, ठीक। आपका एक पेपर और बचा है अकाउंटेंसी, उसे अच्छे से दीजिए और करके तुरंत CUT का मई में एंड में पेपर्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। CUT के लिए अच्छे से अभी से बस हमारे साथ पढ़िए। एडिशनल पढ़ने के लिए हम बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो। हम ये नहीं कर रहे आप घर में 8 घंटा पढ़िए, बट जितना हम लोग करा रहे हैं अगर से उतना कर लेंगे, 100% मैं श्योर हूँ आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर आएंगे और आपको फर्स्ट मेरिट में अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ने का मतलब क्या? ऐसा नहीं आज पढ़ा रहे छोड़ो यार, ये वीडियो पढ़ी है, आज पढ़ लिया, चलो कल नहीं, कल तो बाहर जा रहे, चलो 2 दिन बाद देखेंगे, वीडियो तो पढ़िए, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। क्योंकि हम छोटे में हमें लगता था कि साइंस बहुत हार्ड है और आर्ट्स बहुत इजी है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, तीनों फील्ड अपनी अपनी जगह डिफ़िकल्ट है। जब छोटे हम लोग थे, हमें ABCD नहीं आता था तो हमारे लिए वो भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब देखिए हमें ABCD आता है तो हमारे लिए वो आसान है। इसी तरह जो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके लिए वो आसान होगा, लेकिन नहीं क्लियर होगा तो आपको 2 की टेबल भी डिफ़िकल्ट लगेगी। समझ आया? तो इसके लिए रेगुलर चैनल को विजिट करिए, देखिए आपके किस सब्जेक्ट की वीडियो कब दिन आ रही है। अगर दिन नहीं पता है तो उनके वीडियोस में आप कमेंट डालिए, सर मैम आपकी वीडियो कब आती है, कितने बजे आती है। समझ आया? जिससे कि टीचर्स को ही पता चले। समझ आया? तो इसके लिए रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, ठीक। और अपने दोस्तों में भी चैनल शेयर करिए कि बेटा दोस्त, यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरा सबकी सारी स्ट्रीम की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पसंद आए, आपको समझ आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं है, सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है, जिससे कि वीडियोस आ रही हैं तो आपको नोटिफिकेशन आए कि ये वीडियो तब आने वाली है या वीडियो ये अपलोड हो चुकी है। समझ आया? तो जितना हो सके ज्ञान कलश को अपने दोस्तों में बताइए कि ज्ञान कलश चैनल पे सारी स्ट्रीम पे फोकस किया जा रहा है, और बहुत सी जगह से कॉमर्स से फोकस होता है, बहुत सी जगह से साइंस पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे ज्ञान कलश चैनल पे हमारी तीनों स्ट्रीम्स को मद्देनजर रखते हुए, फोकस करते हुए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के साथ साथ आपको हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो करना है, यही सेम नाम से ज्ञान कलश, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। थैंक यू।